साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं और आज का मेरा मुद्दा है श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा और भारत श्रीलंका के बीच मौजूदा संबंध। तो साथियों, कुछ समय पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। मई 2022 में राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के बाद विक्रमसिंघे की यह पहली यात्रा थी। उनकी यह यात्रा इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में की गई है। उन्होंने 2022 में श्रीलंका में गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि 2015 से 18 के बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री भी वे रह चुके हैं, इसलिए उनके अनुभव एवं ठोस प्रयासों के बल पर श्रीलंका में हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन अभी भी वहां पर बहुत कुछ करना बाकी है। शायद यही वजह है कि भारत के 2 दिनों के अपने ताज़ा दौरे में उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने पर बल दिया है। गौरतलब है कि विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने 19 से 20 जनवरी 2023 को श्रीलंका की यात्रा की थी और अन्य बातों के साथ साथ भारत की श्रीलंका की आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार के लिए निवेश बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। साथियों, कूटनीति के मोर्चे पर अगर देखा जाए तो भारत और श्रीलंका दोनों ही एक दूसरे के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। श्रीलंका भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन के तहत एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश रहा है। इसलिए सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से संवेदनशील हिंद महासागर क्षेत्र के लिहाज से भी भारत के लिए श्रीलंका की अहमियत समझी जा सकती है। श्रीलंका से भारत का मुक्त व्यापार समझौता 28 दिसंबर 1998 को निष्पन्न हुआ था और 1 मार्च 2022 से यह प्रभावी हुआ है। 15 फरवरी 2015 को श्रीलंका ने असैन्य परमाणु समझौता निष्पन्न करके दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास को दर्शाया है। यह श्रीलंका का किसी देश से ऐसा पहला समझौता था। आज भारत और श्रीलंका द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर समान दृष्टिकोण रखते हैं और उनका यह मानना है कि सुरक्षा हित और दोनों देशों का विकास जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 में श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौर में लोगों द्वारा भारी चुनौतियां झेलने और एक करीबी दोस्त होने के नाते हमेशा की तरह श्रीलंका के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहने की बात करते हैं, तो यह बात आसानी से समझ में आ जाती है। यहाँ यह उल्लेख करना भी आवश्यक होगा कि 2022 के आर्थिक संकट के दौरान जब चीन सहित दुनिया के कई देश श्रीलंका की मदद को तैयार नहीं थे, तब भारत ने उसकी मदद की थी। और यहाँ यह भी उल्लेख करना जरूरी होगा कि श्रीलंका के आर्थिक संकट के पीछे उसका विदेशी कर्ज जिम्मेदार था और स्वाभाविक है कि उसमें प्रमुख भूमिका चीन की ही थी। भारत ने उस दौरान श्रीलंका को गहरे राजनीतिक संकट से बाहर निकालने के लिए वित्तीय, खाद्य और तेल सहायता दी थी। मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति को इस बार भी आश्वस्त किया है कि भारत आर्थिक संकट के समय में उसकी मदद करने के अपने रास्ते पर कायम रहेगा, यानी बराबर मदद देता रहेगा। रानिल विक्रमसिंघे के साथ मोदी की बातचीत में जहां तमिलों का मुद्दा उठा, तो वहीं यूपीआई पेमेंट सिस्टम के इस्तेमाल को लेकर भी बातचीत हुई। तमिल मुद्दे पर मोदी ने समानता, न्याय, शांति के लिए श्रीलंका सरकार से आग्रह किया है कि 13वें संशोधन पर अमल करने के साथ ही वहां प्रोविंशियल काउंसिल के चुनाव भी कराए जाएं। यह संशोधन 1987 के भारत श्रीलंका समझौते के बाद लाया गया था। यहाँ उल्लेखनीय है कि श्रीलंका सरकार द्वारा देश में अल्पसंख्यक तमिलों के बेहतर प्रतिनिधित्व यानी सत्ता में उनकी भागीदारी के लिए श्रीलंकाई संविधान के 13वें संशोधन 13A को लागू किया जाना है। यह तमिल समुदाय की एक लंबे समय से मांग रही है और इसमें
9 प्रांतों में काउंसिल को सत्ता में साझेदार बनाने की बात भी कही गई है। इसके लिए शक्तियों का अंतरण यानी ट्रांसफर करने एवं प्रांतीय परिषद प्रणाली की व्यवस्था पर जोर है। लेकिन यह एक ऐसी मांग है जिसे लागू करने में श्रीलंका हिचकिचाहट दिखाता है। उसे डर है कि जमीन और कानून व्यवस्था पर नियंत्रण ढीला करने से अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलेगा, जबकि भारतीय मूल के जो तमिल हैं उनके श्रीलंका में आगमन के 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान भारत ने श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के लिए 75 करोड़ रुपए 75 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की घोषणा भी की। साथियों, भारत पहले से ही तमिल समुदाय के कल्याण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं जो हैं श्रीलंका में कार्यान्वित कर चुका है। श्रीलंका में यूपीआई के जरिए लेन देन के लिए NIPL और श्रीलंका पे के बीच समझौता हुआ है। इससे दोनों देशों के बीच भुगतान प्रणाली आसान होगी। स्मरण रखने योग्य है कि अभी 3 देशों में, फ्रांस है, संयुक्त अरब अमीरात है और सिंगापुर, इन्होंने यूपीआई सेवा अपनाई है। इस पहल से भारतीय रुपये को वैश्विक पहचान मिलने में सहायता मिल रही है। साथियों, उक्त समझौते के अलावा पशुपालन एवं डेयरी, नवीकरणीय ऊर्जा और सैमपुर सौर ऊर्जा संयंत्र, आर्थिक विकास की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े 4 समझौते और किए गए श्रीलंका के साथ। तो कुल मिलाकर 5 समझौते दोनों देशों के बीच हुए हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति की इस यात्रा के दौरान। दोनों देशों के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग पर भी प्रमुख रूप से चर्चा की गई। गौर करने योग्य है कि श्रीलंका की GDP में पर्यटन का हिस्सा करीब 12.5% तक है, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते वैश्विक प्रतिबंधों की वजह से 2022 में पर्यटन से होने वाली उसकी आमदनी यानी श्रीलंका की जो आमदनी है लगभग $5 अरब घट गई। पर्यटन के अलावा चाय है और कपड़ा उद्योग को भी वहाँ कोविड ने पूरी तरह तबाह कर दिया, जबकि ये तीनों ही श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के आधार हैं। पर्यटन है, चाय और कपड़ा उद्योग। साथियों, दोनों नेताओं ने विस्तारित संपर्क और मजबूत आर्थिक साझेदारी पर केंद्रित द्विपक्षीय संबंधों को और विकसित करने के लिए अपने साझा दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया है। दोनों देशों ने अपने साझा दृष्टिकोण में जो है उसका जो मकसद है, दोनों देशों के बीच मैरीटाइम हवाई कनेक्टिविटी, ऊर्जा है, विद्युत है, व्यापार है, उच्च शिक्षा है और दक्षता विकास, स्किल डेवलपमेंट के साथ ही लोगों की आवाजाही को मजबूती प्रदान करने का भी इस डॉक्यूमेंट में जो है उल्लेख है। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने अपने बिजली ग्रिडों को जोड़ने के लिए काम में तेजी लाने, पेट्रोलियम पाइपलाइन और देशों को जमीन के रास्ते ब्रिज से जोड़ने की जांच करने समेत कई पहलों की भी घोषणा की गई। दोनों देशों के बीच मछुआरों का मामला भी उठा और यह मामला जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति के दौरे से ठीक पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने मोदी के समक्ष यह मुद्दा उठाया था और दोनों देशों के बीच फेरी सर्विस शुरू करने के अलावा जमीन के रास्ते बेहतर कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर भी सहमति बनी है। तमिलनाडु के नागापट्टनम और श्रीलंका के कंकासंतुथाई के बीच एक फेरी चलाने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे लोगों के बीच आवाजाही में सुविधा होगी। और इसके साथ ही दोनों नेताओं के बीच हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों का मुद्दा भी जो है चर्चा में आया और श्रीलंका में चीन के बढ़ते दखल के प्रति मोदी ने चिंता जताई। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में श्रीलंका का झुकाव जो है चीन की ओर रहा है और खासकर आर्थिक मामलों पर उसकी निर्भरता चीन पर रही है। चीन ने पिछले दशक के दौरान श्रीलंका को भारी मात्रा में ऋण दिया और एक तरह से उसकी स्वनिर्भरता यानी आत्मनिर्भरता के पक्ष को कमजोर किया है। वह चीन के कर्ज तले दबा है श्रीलंका। इसका स्पष्ट प्रमाण
यही है कि चीन को अपना कर्जा न चुका पाने की वजह से श्रीलंका को 2017 में 2017 में हब्बन टोटा अंतर्राष्ट्रीय पट्टन जो है चीन को 99 साल 99 ईयर्स के लिए पट्टे पर देना पड़ा। दरअसल चीन ने भारत को घेरने की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जिसे हम हिंदी में कहेंगे मोतियों की माला, रणनीति के तहत श्रीलंका को एक महत्वपूर्ण मोती मानकर अपने साथ लिया है। हबन टोटा को अपने कब्जे में उसने इसी दृष्टि से लिया है। खास बात यह है कि हबन टोटा हिंद महासागर क्षेत्र के लिए एक गेटवे है, प्रवेश द्वार है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स शब्द उन देशों को दर्शाता है जहां चीन अपने आधार विकसित कर रहा है, अपने बेस विकसित कर रहा है, और इन ठिकानों को मोती कहा गया है। माला में प्रत्येक मोती को एक जंक्शन माना गया है जो चीनी भू राजनीतिक प्रभाव या कहें कि उसके सैन्य अस्तित्व को दर्शाता है। भारत चूंकि एक प्रायद्वीपीय देश है जो पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। उसकी जलीय सीमा पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों से लगी हुई है। इसलिए चीन की ऐसी हरकतों से भारत की चिंता समझ में आती है। लेकिन श्रीलंका ने भारत को आश्वासन दिया है कि हब्बन टोटा बंदरगाह का इस्तेमाल किसी भी सूरत में भारत विरोधी गतिविधि के लिए नहीं किया जाएगा। यहाँ गौर करने योग्य है कि 2022 में श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान चीन ने श्रीलंका को झूठा भरोसा दिया और कोई मदद नहीं की। दूसरी ओर भारत ने इस दौर में जबकि श्रीलंका की सरकार जो है दिवालियेपन की तरफ बढ़ रही थी, वहां पर अशांति फैली हुई थी, तो भारत ने 4 अरब डॉलर की मदद प्रदान की। भारत ने श्रीलंका को आर्थिक मदद तो दी ही, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से 2.9 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज भी हासिल कराने में सहायता की गारंटी भी दी। चीन को श्रीलंका का IMF की ओर रुख करना भी नागवार गुजरा है, क्योंकि वह श्रीलंका को अपने कर्ज जाल में फंसाने पर ही विश्वास करता है। इस समय श्रीलंका पर चीन का तकरीबन 7 अरब डॉलर से अधिक का ऋण है। पिछले कई वर्षों के दौरान चीन ने दुनिया, खासकर दक्षिण एशिया में कर्ज का ऐसा जाल बुना है जिसमें श्रीलंका जैसे देश फंसते जा रहे हैं, और जो भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के लिए भी एक प्रकार से हानिकारक ही है। जबकि भारत ने श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन के लिए जापान और पेरिस क्लब के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर जो एक साझा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उसमें अपनी हिस्सेदारी की, ताकि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने में सुविधा हो सके। भारत 1.9 अरब डॉलर के बकाया कर्ज के साथ श्रीलंका के लिए प्रमुख ऋणदाता भी बना हुआ है, और दोनों देश डॉलर के बजाय रुपये में व्यापार बढ़ाने की गंभीरता से संभावनाएं भी टटोल रहे हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि IMF चाहता है कि श्रीलंका चीन, जापान और भारत जैसे जिन प्रमुख देशों से कर्ज लेता है उन देशों से बात करे और अपने ऋणों को पुनर्गठित करके ऋण से राहत और वित्तीय आश्वासन मांगे। वर्तमान में श्रीलंका के पक्ष में करीब 51 अरब डॉलर का कुल ऋण संचय है। इसमें से चीन की भागीदारी 20% है, जापान की 9% और भारत की 2% के बराबर है। यानी ये ऋण जो है इतना बकाया है उसके पक्ष में, श्रीलंका के पक्ष में 51 अरब डॉलर का जो कुल ऋण है उसमें से ये प्रतिशत है। ऐसी स्थिति में श्रीलंका के लिए प्राथमिक चुनौती अपने सबसे बड़े ऋणदाता चीन से रियायतें मांगना होगा, और चीन अक्सर उच्च ब्याज दरों और कम शर्तों के साथ बड़े ऋण की पेशकश करता है और बाद में उस देश को अपने कर्ज जाल में फंसा लेता है। मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से साफ कहा है कि कोलंबो को तीसरी शक्ति के साथ सहयोग करने से पहले भारत का
राष्ट्रीय हित और सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। यहाँ बता दें कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत चीन कोलंबो को जोड़ रहा है और भारत इस BRI का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यह POK पाक अधिकृत कश्मीर से जो है गुजरता है। यह BRI का जो प्रोजेक्ट है और जिसे भारत अपनी संप्रभुता पर हमला बताता है, क्योंकि यह क्षेत्र उसका है। उल्लेखनीय है कि भारत और श्रीलंका के बीच निरंतर रक्षा साझेदारी बढ़ रही है। दोनों देश थल सेना के लिए मित्र शक्ति और नौसेना के लिए स्लाइनेक्स जैसे द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों को बराबर अंजाम देते रहे हैं। इसके अलावा मालदीव के साथ एक त्रिपक्षीय कोस्ट गार्ड अभ्यास दोस्ती भी दोनों के बीच हुई है। रक्षा सहयोग में भारत का मजबूत पक्ष जो है इसका क्षमता निर्माण और सैन्य प्रशिक्षण है। श्रीलंका के साथ मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि दोनों देशों को बराबर संवाद, परस्पर विश्वास और सहयोगी पहल को बढ़ावा देते रहने के लिए प्रयास करना निरंतर जारी रखना चाहिए। भारत और श्रीलंका को तकनीकी सहयोग, सतत आर्थिक वृद्धि और क्षेत्रीय स्थायित्व पर नए सिरे से जोर देने की राह पर भी आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा शिक्षा है, नवाचार है और उद्यमिता है, इनको भी प्रोत्साहन देकर दोनों देशों की युवा शक्ति का लाभ उठाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यहाँ पर पर्यटन के अलावा रियल एस्टेट है, निर्माण क्षेत्र है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग है, इन क्षेत्रों में भी सहयोग की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। साथ ही दोनों देशों को उन सांस्कृतिक संबंधों को गहराई देने के लिए नए आयाम तलाशने चाहिए जो सदियों से पुराने हैं। इसलिए श्रीलंका रामायण कालीन 52 स्थलों को जोड़ने के लिए प्राइवेट सेक्टर से बातचीत कर रहा है। दोनों देशों के बीच वायु संपर्क की बात करें तो जाफना के लिए अब रोज फ्लाइट उपलब्ध हैं। निकट भविष्य में कोलंबो के लिए भी इंडियन फ्लाइट्स खोली जा रही हैं। यह खुशी की बात है कि भारत की तरह श्रीलंका भी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और डिजिटलीकरण पर भी काम करने का इच्छुक है। इसमें भी दो राय नहीं कि श्रीलंका का आर्थिक संकट कुछ दिनों में ठीक होने वाला नहीं है। इसके लिए उसे एक सुविचारित योजना के तहत आगे बढ़ना होगा। इसलिए श्रीलंका स्टेबलाइजेशन हो गया, स्टेबलाइजेशन, रिकवरी तथा ग्रोथ, इन तीनों पर अपना कार्य कर रहा है और इस कार्य नीति पर चल रहा है, इन 3 बिंदुओं पर। और उसे आशा है कि इन प्रयासों से अपनाने से उसे मुद्रास्फीति को काबू रखने में सहायता मिलेगी और अगर मुद्रास्फीति काबू पर होगी तो विकास दर बेहतर होगी। निसंदेह भारत और श्रीलंका के बीच समझ, लचीलेपन और साझा आकांक्षाओं पर आधारित साझेदारी आज समय की मांग है। जहां तक भारत का संबंध है, भारत संकट के इस दौर में अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के साथ बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए श्रीलंका को संकट से निकालने के बराबर प्रयास करता रहा है। और इस बार भी जब श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार पुनः विक्रम सिंघे को इस बात का आश्वासन दिया कि वे हमेशा श्रीलंका के साथ हैं। तो साथियों, ये मेरा आज का मुद्दा था जो मैंने आपके समक्ष शेयर किया, बांटा। और अपनी टिप्पणी अवश्य दें, पसंद नापसंद, लाइक डिसलाइक दोनों का मैं स्वागत करता हूं। और आपने यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा और इसको शेयर भी अवश्य कीजिएगा, ज्वलंत मुद्दा है। और जैसा मैं बराबर कहते आया हूं कि कुछ पुस्तकें जो मेरी बाजार में उपलब्ध हैं उनके लिंक मैं पहले दे चुका हूं, इसलिए समय निकालकर यदि अध्ययन करें तो अवश्य लाभान्वित होंगे, यह मेरा विश्वास है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं अगले हफ्ते किसी ज्वलंत मुद्दे पर। तो तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, लेकिन बेसब्री से मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अगले सप्ताह
इंतज़ार कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।